हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर प्लांट किंगडम का क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये वो चैप्टर है जहां से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम बायो की घटने लगती है अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ते। ये वो चैप्टर है जिसकी समझ आपको बहुत सारे चैप्टर में हेल्प करने वाली है। जैसे आपको ये हेल्प करेगी कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी में, ये हेल्प करेगी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, और काफी और भी चैप्टर्स हैं जहां इस चैप्टर से आपको मदद मिलने वाली है। नीट में इस चैप्टर का कितना वेटेज है? किसी साल 2 क्वेश्चन आते हैं और किसी साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि प्लांट किंगडम की भी वेटेज जैसे जेनेटिक्स की बढ़ी है वैसे ही बढ़ गई है, और चैप्टर को प्योरली एनसीईआरटी से किस तरीके से पढ़ा जाए कि इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सेट हो जाए, चैप्टर याद हो जाए और साथ के साथ आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को भी बना पाए, इसी को हम पूरी कोशिश के साथ करा ले जाएंगे। जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको यह समझ आएगा कि आपकी प्लांट किंगडम की एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बन गई है। आपको प्लांट किंगडम पे एक अलग तरह का ट्रस्ट हो गया है कि यार ये चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हो सकते, चाहे कितना मुश्किल आए। उसके साथ हम लोग बेटा एक 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट भी आपको देंगे जो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अपलोड कर देते हैं। आप उसको बनाकर आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर में, और साथ के साथ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आज ये पहला लेक्चर है, इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या मैं क्लास 11th का हूं, मुझे समझ में आएगा, यस। अगर आपके मन में सवाल है कि आप ड्रॉपर के हैं और आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, बिल्कुल यस। और क्या मैं उस लेवल तक पढ़ाऊंगा जिससे नीट क्वालिफाई हो जाए, बिल्कुल यस। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें वो फालतू की चीजें जो एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, है ना, तो उनको नहीं कराएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम प्रॉपरली एनसीईआरटी से पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे और चीजों को समझाकर मतलब प्रॉपर वे में आपको मतलब लेकर चलेंगे और एक इंटरेस्ट डेवलप करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो रहेगा बेटा, हम लोग कुछ बेसिक्स और एल्गी पर बात करेंगे। प्लांट किंगडम का बेसिक पढ़ेंगे और हम डिस्कशन करने वाले हैं किसका? एल्गी का। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करिए। तो टॉपिक्स क्या हैं चैप्टर में जरा जान लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में स्टार्ट किया है उसने एक टॉपिक से जिसे आप कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर उसने आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, पहले 2 पेज में ये टॉपिक दे रखे हैं, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे। इस टॉपिक को सबसे लास्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ प्लांट किंगडम के बेसिक्स पढ़ा देंगे, उसके बाद हम एल्गी नाम का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ट्राई करेंगे एक लेक्चर में कंप्लीट करने की। फिर ब्रायो और टेरिडोफाइट को हम सिंगल लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। फिर जिम्नो और एंजियो को एक साथ कराएंगे, और लाइफ साइकिल और सिस्टम वाला टॉपिक हम एक साथ कराएंगे। तो इस तरीके से हम प्लांट किंगडम में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या सर इससे हमारे सारे बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे? यस। पर आपको कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है बेटा, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यार चैप्टर की मेरी अप्रोच क्या है। क्योंकि जब कोई जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ मतलब आपका मेंटर, हमें यह बताना पड़ता है कि यार इस चैप्टर को आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा, आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, प्लांट किंगडम में जो एल्गी के एग्जांपल्स हैं उनको जरूर याद करो। मतलब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई फीचर दे रखा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, हम आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे हम चलेंगे, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के, पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि मान लो वो कहेगा कि फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन। तो अगर वो एक क्वेश्चन में आपसे फीचर पूछ रहा है, देखो इस तरह का क्वेश्चन देगा, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन, उसमें वो एग्जांपल में मान लो उसने लिख दिया यूलोथ्रिक्स, उसने यहां पर एक्टोकार्पस लिख दिया, एक्टोकार्पस लिख दिया, फिर उसने पॉलीसाइफोनिया लिख दिया, और उसके बाद उसने क्या लिख दिया? क्लोरेला लिख दिया। क्या लिख दिया? क्लोरेला लिख दिया। आप समझ में आ रहा है? तो आप ये देखिए ध्यान से बेटा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक फीचर दे देंगे, नीट में एक फीचर दे देंगे और पूछेंगे किस में होता है, और ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आपने क्या करना है,
इस फीचर से ग्रुप में जाना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फीचर बेस्ड क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फीचर किस ग्रुप का है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये फीचर रेड एल्गी का है, और इन सब में ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है और ये रेड एल्गी है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में एक फीचर दिया रहता है, आपको फीचर से ग्रुप आइडेंटिफाई करना है किस ग्रुप का फीचर है। और जैसे ही आप वो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये ग्रुप का फीचर है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल्स किस ग्रुप के हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर उन्हीं बच्चों को अच्छे से आएगा जो दिए गए उदाहरण एग्जाम्पल्स को अच्छे से लिख कर याद कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर में फीचर्स को बढ़िया से समझ के आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड करनी है तो किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई शॉर्ट तरीके बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स को बिल्कुल बढ़िया से याद करना है और फीचर्स को समझते जाना है कि किस ग्रुप में क्या फीचर है, उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये अप्रोच रहने वाली है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस चैप्टर की अप्रोच क्या है, तो हम कैसे मूव करेंगे, हम आपको एल्गी पढ़ाएंगे, तो एल्गी के फीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है सर, और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे। ऐसे ही हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडो पढ़ेंगे, जिम्नो पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, फीचर्स को बढ़िया से समझना है और उस ग्रुप के एग्जाम्पल्स को याद करना है। डन है? क्या ये अप्रोच समझ में आई है? बिल्कुल सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा नीट में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो क्या हम जो पढ़ेंगे वो सफिशिएंट है? 100%। बस आपको क्या करना है बेटा, अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाने। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए प्लांट किंगडम और हेडिंग डालिए बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम को, लेकिन जो पहले 2 पेज हैं एनसीईआरटी में, जिसमें टॉपिक लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम वाले टॉपिक को हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बेसिक बता के एल्गी को पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आइए। तो हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, बिल्कुल जोड़ के चलते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से। आपकी एनसीईआरटी की जो क्लास 11 की बुक है, उसमें एक यूनिट दे रखी है, यूनिट 1, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है अपने आसपास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। उस डाइवर्सिटी वाले में पहले चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें कुछ लिविंग के फीचर्स वगैरह और नॉमेनक्लेचर का तरीका या क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ाया गया। सेकेंड चैप्टर जो है उसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस चैप्टर में उन्होंने 3 किंगडम के बारे में पढ़ा दिया था। एक पढ़ा दिया था मोनेरा, जो किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल की थी। फिर उन्होंने पढ़ा दिया था प्रोटिस्टा, जो किंगडम यूकैरियोटिक सेल की थी। किसकी थी? यूकैरियोटिक सेल की। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, फिर उन्होंने फंजाई पढ़ाया, गलत लिख गया है। फिर उन्होंने क्या पढ़ाया? फंजाई पढ़ाया। फंजाई भी यूकैरियोटिक था, पर फर्स्ट टाइम वो मल्टी सेलुलर वाला हमने पढ़ा। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो था वो हमने किस किंगडम में पढ़ा? फंजाई में पढ़ा। तो ये 3 किंगडम हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ ली थी। प्लांट किंगडम के लिए अलग चैप्टर है और एनिमल किंगडम के लिए अलग चैप्टर, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर दे रखा है। तो प्लांटेई जो प्लांट किंगडम है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ा है ध्यान से, तो मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। सर कौन सा पैटर्न? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूं जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि यार आपको क्या करना है, हर एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट पढ़ना है। व्हाट इज हैबिटाट? वो कहां मिलता है। आपने पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर, कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर रखता है। आपने पढ़ना है उसका न्यूट्रिशन, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करें मोनेरा का ही, तो हमने मोनेरा में ये पढ़ा था ये कहां मिलता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसका किस प्रकार का न्यूट्रिशन है और इसका रिप्रोडक्शन कैसा है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। क्लियर है कि नहीं? बताइए।
बिल्कुल सही है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था मोनेरा के बारे में, हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में, हमने फंजाई के बारे में, उनका हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और अगर कोई इंपॉर्टेंस है वो पढ़ा था। तो क्या प्लांट किंगडम में हम यही चीज फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो प्लांट किंगडम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट किंगडम में मैं थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, एक बेसिक्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन से लिंक करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लांट किंगडम के अंदर 5 ग्रुप हैं। एक हमारे पास एल्गी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 ग्रुप हैं जिनके बारे में हम पूरे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ते वक्त हम जो चीजें ध्यान रखेंगे वो यही है कि ये कहां मिलते हैं, ये कहां मिलते हैं, हैबिटाट। दूसरा हम इनके क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर मुझे किसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंस मिलती है तो मैं उसकी डिटेल भी यहां प्लांट किंगडम में पढ़ लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वो तरीका है जिस तरीके से चैप्टर को पढ़ा जाएगा। तो थोड़ा सा एवोल्यूशन वाइज चीजों को जोड़ते हैं, है ना। आपको ये पता है, मैंने ये बोला भी था कि सबसे पहले एवोल्यूशन वाइज हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल आए थे, बैक्टीरिया के सेल। उन्हीं में मॉडिफिकेशन होके हमारे पास यूकैरियोटिक सेल बने। सिंगल सेल वालों को हमने क्या बोल दिया, प्रोटिस्टा बोल दिया। फंजाई कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, और उनमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो फंजाई जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर है और उनमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? सही है। तो अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम कैसे इवॉल्व हुआ होगा, किस तरीके से प्लांट किंगडम इवॉल्व हुआ होगा, उसकी हम बातें करेंगे और फिर उसी को हम आगे लेकर एल्गी पे जाएंगे। ठीक है सर, अभी तक हमें कुछ लिखना था, तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि आप हेडिंग डालेंगे बेसिक्स ऑफ प्लांट किंगडम, और ये बात लिखेंगे कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से 3 किंगडम हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ ली है। इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे जिसके ये 5 ग्रुप है, और इन 5 ग्रुप को, उन 5 ग्रुप में हम ये फीचर पढ़ेंगे, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस। हम ये फीचर से आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डन है, चल सकते हैं आगे, बताइए। ठीक है, तो चलिए सर थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में बताइए। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं आपसे कि प्लांट किंगडम में एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है पानी में। किसमें इवॉल्व हुई है? पानी में। लाइफ पानी में इवॉल्व हुई है। ठीक है सर, तो जो पहला सेल था वो भी पानी में आया। तो हमारे पास पहले क्या आए थे? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या आ गए? फिर उसके बाद आ गए यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। अगर मैं ये चीजें प्लांट किंगडम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कहूंगा कि जैसे ये पानी है, ध्यान से सुनेंगे, ये पानी है, तो पानी के अंदर सबसे पहले मान लो मैं कहता हूं कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, फिर यूकैरियोटिक सेल आए, और धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो पानी के अंदर जब लाइफ आई, और जिसे मैं प्रॉपर प्लांट कह रहा हूं, जिसमें प्लांट जैसे फीचर हैं, ऐसे मेरे पास सिंगल सेल की एल्गी आई। तो सबसे पहले ऐसी एल्गी आई जो सिंगल सेल की थी। कैसी थी? सिंगल सेल की एल्गी आई। और वो सिंगल सेल की जो एल्गी थी ना, उसके बाद मेरे पास कई ऐसी एल्गी आई जो मल्टी सेलुलर थी, जिसमें फिलामेंट था। तो मेरा पॉइंट ये है कि प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी इवॉल्व हुई। एल्गी किस तरीके की थी? पानी में मिलती थी, और एल्गी बेटा पानी में मिल रही है, और पानी के अंदर उसमें वो सबसे पहले सिंगल सेल की हुआ करती थी, यूनिसेलुलर एल्गी थी। फिर मेरे पास मल्टी सेलुलर एल्गी आई, और मल्टी सेलुलर एल्गी ने क्या बनाया? फिलामेंट। जैसे फिलामेंट फंजाई में बनता है,
क्लियर है। और जब उन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को हम हाइफे कहते हैं, वो इकट्ठा होकर माइसीलियम बनाता है। लेकिन एल्गी ने क्या किया बेटा, एल्गी ने उस फिलामेंट से ऐसा अनडिफरेंशिएटेड सा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम थैलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थैलस बोल देते हैं। तो आपने एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि पानी के अंदर लाइफ इवॉल्व हुई है, लाइफ इवॉल्व इन वाटर। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, फिर यूकैरियोटिक सेल आए, और एल्गी आई सबसे पहले। तो एल्गी जो आई वो यूनिसेलुलर थी और मल्टी सेलुलर थी। अब उस एल्गी में धीरे धीरे स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा था, पर रूल ये है कि सारी की सारी एल्गी किस में मिलती है? पानी में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने घर के बाहर जो ट्री देखते हैं उनमें क्या रूट्स होती है? यहां से रूट्स होती है। रूट्स क्या करती है? सॉइल में से पानी लेके ऊपर भेजती है। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन जो एल्गी थी बेटा, उसमें रूट्स नहीं थे। रूट्स नहीं थे क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि एल्गी के सारे सेल ही पानी में है। तो किसी भी सेल को अगर पानी लेना है तो डायरेक्टली वो ले सकता है। दूसरा, वो सेल्स क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और साथ के साथ ऑक्सीजन बना रहे थे। तो आपको ये समझना है कि जब लाइफ पानी में आई तो सबसे पहले सिंगल सेल की एल्गी आई, ठीक है, उसके बाद मल्टी सेलुलर एल्गी आई, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास यूनिसेलुलर, फिर मेरे पास क्या आया, एंड देन मल्टी सेलुलर एल्गी आई। अगर आप स्ट्रक्चर देखें, अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर, तो एल्गी का स्ट्रक्चर भी फंजाई जैसा ही है। मतलब क्या हुआ? क्लास 9th में दोनों को थैलोफाइटा में पढ़ाया जाता है। थैलोफाइटा नाम से ग्रुप। थैलोफाइटा का मतलब होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती, स्ट्रक्चर की कोई मॉर्फोलॉजी नहीं बनती। तो एल्गी भी ऐसा ही होता है जिसमें खाली सेल्स हैं जो मल्टी सेलुलर, मतलब किससे बने हुए हैं? फिलामेंट से बने हुए हैं। उनकी कोई अपनी शेप नहीं है। तो एल्गी क्या था बेटा, अगर आप ध्यान से समझें, एल्गी वो प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, पानी में थे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर थे, और वो मेनली क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस करते थे और ऐसे ग्रो करे चले जाते थे पानी के अंदर, पर वो रहते पानी में ही थे, क्योंकि लैंड पर आने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसका? रूट्स का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले लाइफ पानी में आई, और पानी में एक खास चीज क्या होती है मैं आपको बताता हूं। पानी में क्या होता है बेटा, अलग अलग गहराई में जब आप जाओगे ना, अलग अलग गहराई में, डेप्थ में आप जाओगे, तो वहां लाइट की वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है। इसीलिए एल्गी को लेकर आपको यह पढ़ाया जाएगा कि एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब लाइट को पकड़ने के लिए अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, ये एल्गी में होता है। तो आपने यहां पर यह सीखा कि मल्टी सेलुलर एल्गी आई, जिसका कैसा स्ट्रक्चर था? थैलस लाइक था। अगर मैं कहूं कि लाइफ पहली बार लैंड पर गई, तो किस तरह के प्लांट्स लैंड पर आए? ब्रायोफाइट्स आए। अगर मैं कहता हूं कि एल्गी के बाद पहली बार लाइफ अगर लैंड पे गई, तो उसको हमने क्या बोला? ब्रायोफाइट्स बोला। तो ब्रायोफाइट्स में कुछ ऐसे बदलाव आए होंगे कि वो लैंड पर रह सके। सबसे जरूरी चेंज क्या है बेटा, कि पानी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस करेगा, लैंड पर भी करेगा। पर पॉइंट ये है कि एल्गी का हर एक सेल पानी के कांटेक्ट में था, उसको रूट की जरूरत नहीं थी। तो जब ब्रायोफाइट्स लैंड पर आए, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप किए जो रूट जैसा काम करेंगे, प्रॉपर रूट नहीं बनी। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स जमीन से लगकर ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें क्या हुआ, जब वो लैंड पर आए ना बेटा, तो लैंड पर आने के बाद उनके अंदर कोई रूट नहीं बन पाई, रूट जैसे कुछ धागे बने। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पतले पतले धागे हैं नीचे, जो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक चीज बताओ, क्या वो प्लांट बहुत ऊंचा ग्रो कर सकता है? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ऊंचा ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम होना चाहिए, मतलब वास्कुलर बंडल होना चाहिए। दूसरा, एक गहरी रूट्स होनी चाहिए। तो ब्रायोफाइट एल्गी के बाद जस्ट लैंड पर आए, तो उनके पास प्रॉपरली रूट नहीं थी। अगर आप बात करें कि ब्रायोफाइट्स जो थे वो क्या थे बेटा, पहले लैंड प्लांट थे। पहले क्या थे? लैंड प्लांट थे, पूरी तरीके से नहीं आए थे। तो उनपे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर था, रूट जैसा स्ट्रक्चर था, रूट नहीं थी प्रॉपरली, और उनमें अभी वास्कुलर बंडल भी नहीं थे। वीबी का मतलब है वास्कुलर बंडल एब्सेंट थे। वीबी का क्या मतलब है, लिख लेना खुद से, वास्कुलर बंडल एब्सेंट थे। तो इसका मतलब दो चीजें हुई। पहली बात, ब्रायोफाइट सीधे ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वो पाइप नहीं है पानी चढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब एल्गी में भी क्या वास्कुलर बंडल थे? जरूरत नहीं है भाई, एल्गी का हर एक हिस्सा पानी के कांटेक्ट में, तो पानी भेजना क्यों है?
क्या ब्रायोफाइट्स में थे? नहीं। तो ब्रायोफाइट्स ऊपर ग्रो करने की बजाय जमीन पे चिपक के ग्रो करते थे। कैसे ग्रो करते थे? ऐसे जमीन से चिपक के ग्रो करते थे। क्लियर है कि नहीं बताओ, बोलो। डन है, सही है सर। अब आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? अच्छा, ब्रायोफाइट्स के साथ एक खास चीज और थी, क्योंकि उनको पता है उनके अंदर रूट्स नहीं है, तो वो उस जगह मिलेंगे जहां पानी एब्जॉर्ब करने की बहुत मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल में। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा टेरिडोफाइट्स आने लगे। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो जब आए बेटा, टेरिडोफाइट्स जो थे उनके अंदर पहली बार वास्कुलर बंडल बने। फर्स्ट टाइम क्या बने? वास्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम बने, है ना। और साथ के साथ उसमें कुछ और चेंजेस हुए। क्लियर है? कुछ और चेंजेस हुए। मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कि पुराने जमाने में या अभी भी आप देखेंगे कि लोग जो है वो कुछ बर्ड्स को पालते हैं, जैसे कबूतर को। कबूतर कुछ देर उड़कर वापसी वहीं आ जाता है, ज्यादा दूर जाता नहीं है। तो इसका मतलब उसके उड़ने की जगह लिमिटेड है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी, तो पानी से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि टेरिडोफाइट लैंड पे ग्रो करते थे, पानी ले लेते थे जमीन से पानी ले लेते थे। पर पॉइंट ये है कि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, उनके गैमेट्स को मूव करने के लिए। इसलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पानी से बहुत दूर कहीं ग्रो नहीं किए। फिर उसके बाद कुछ और बड़े बड़े ट्रीज आए जिन्हें हमने जिम्नोस्पर्म बोला, और फिर फाइनली एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए। आप अगर इस एवोल्यूशन को देख सकें तो कुछ इस तरीके से देखेंगे कि पानी के अंदर जो प्लांट्स आए वो एल्गी थे। वो सिंगल सेल के हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, पर सारे यूकेरियोटिक थे। उनमें कोई प्रॉपरली बनी हुई रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती है, सिर्फ थैलस होता है। एल्गी में से हम कह सकते हैं एल्गी इवॉल्व होके जब लैंड पर आई तो उसे हमने ब्रायोफाइट बोला। उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, रूट जैसे धागे बने, पर प्रॉपरली रूट नहीं बनी, और वो भी बेटा मॉइस्ट सॉइल में ग्रो किए। फिर जब वास्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम डेवलप होता है तो टेरिडोफाइट आते हैं, उनमें कुछ और चेंजेस आए, स्ट्रक्चर बनने लगे, रूट, स्टेम, लीफ बनने लगी। और फिर बड़े ट्रीज आते हैं जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, एंड फाइनली एंजियोस्पर्म कहते हैं। जो करंट एज है, जो अभी का समय है, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में किस तरह के प्लांट मिलते हैं? वो एंजियोस्पर्म है। वो किस तरह के प्लांट मिलते हैं? एंजियोस्पर्म मिलते हैं। तो एक समरी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। रीजन क्या है कि जो करंट एनवायरनमेंट है, एंजियोस्पर्म सब जगह फैल गए। रीजन क्या है कि वो अडेप्ट कर सकते हैं, उनके पास प्रॉपर रूट होती है, वो फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, ताकि सीड नई जगह फैल सके। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि प्लांट किंगडम एक चैप्टर नहीं है, एक तरह का एवोल्यूशन है। और इस चैप्टर में जो एवोल्यूशन हम देखेंगे कि एल्गी के क्या फीचर थे, ब्रायोफाइट के क्या फीचर थे, तो जमीन पर आने में क्या बदलाव हुए, टेरिडोफाइट में क्या बदलाव हो गए, किस तरीके से सीड बना प्लांट में, इस एवोल्यूशन की अगर जर्नी को हम समझ पाते हैं तो हम प्लांट किंगडम में एक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो मैं ये बेसिक इसलिए बताता हूं ताकि ये कोई जनरली नहीं बोलता ये चीजें, क्योंकि उनको लगता है सीधे चैप्टर कराएं, पर ये एक एवोल्यूशन है। तो अपने दिमाग में एल्गी की एक इमेज बना लो। एल्गी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर हो सकती है, थैलस होता है, ठीक है। और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पर आपको ये 5 ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। और जिम्नोस्पर्म जो है बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्रॉपर ट्री होते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं, ध्यान दें बेटा। एंजियोस्पर्म को हम, इसमें प्रॉपर ट्री होते हैं, इन्हें हम हाइयर प्लांट्स कहते हैं। हाइयर प्लांट्स का मतलब है ये ज्यादा इवॉल्व है। और इनको हम क्या बोलते हैं? एल्गी। और इनको हम क्या नाम देते हैं? लोअर प्लांट्स देते हैं, क्योंकि अभी ये लेस इवॉल्व है। क्लियर है? लेस इवॉल्व है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? डन हो गया? ठीक है सर। तो हमने कुछ बेसिक सी बात कर ली है यहां पर। अब यहां से हम आगे जाएंगे और ये समझेंगे कि हमें एल्गी में पढ़ना क्या है। तो कुछ मैं जनरल फीचर्स आपको बता रहा हूं, कुछ जनरल फीचर आपको बता रहा हूं प्लांट किंगडम के। इन फीचर को ध्यान रखना, समझना। सबसे पहला फीचर है बेटा हमारे पास प्लांट किंगडम में, हम यहां पर ये बोलेंगे कि प्लांट किंगडम जो है उसमें एक वर्ड हमने लिख दिया यहां पर, क्रिप्टोगैमी। कुछ जनरल फीचर बता रहा हूं। क्रिप्टोगैमी,
इसका मतलब है हिडन सेक्स ऑर्गन, मतलब सेक्स ऑर्गन जो है वो आई से नहीं दिखते, नॉट विजिबल विद आई, ये आई से आंख से नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसी के पैरेलल में एक वर्ड लिखते हैं फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी का क्या मतलब होता है? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं नेकेड आई से, विजिबल विद नेकेड आई। सर ये वर्ड हमने क्लास 9th में पढ़ा था, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि जो एल्गी है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये हमारे इस ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? ये हमारे पास आते हैं क्रिप्टोगैमी में। फिर मेरे पास क्या है, फेनेरोगैमी में कौन से आएंगे? सेक्स ऑर्गन जो विजिबल है नेकेड आई से, फेनेरोगैमी उसकी बात कर रहे हैं, जिनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से नहीं दिखते। इसमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा बेटा? एंजियोस्पर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि क्रिप्टोगैमी किसे कहते हैं? क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे आपने एक वर्ड सुना है क्रिप्टो करेंसी, ऐसी करेंसी छुपी हुई है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन है जिनमें गैमेट्स बनते हैं वो नॉर्मल आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। और लेकिन जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर के तो दिखते हैं ना आपको, फ्लावर उसमें एंथर और पिस्टिल तो दिखता है। तो सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल है, उससे फेनेरोगैमी कहते हैं, वो जिम्नोरेंजियो होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हम लिखते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है वो प्लांट्स जिनमें सेक्स, जो प्लांट्स विद वास्कुलर बंडल, जिनमें वास्कुलर बंडल है ना। व्हाट इज वास्कुलर बंडल? ये वो पाइप हैं जिनसे पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट है, एल्गी एंड ब्रायोफाइट, इनमें वास्कुलर बंडल होते हैं क्या? इनमें हमारे पास कोई वास्कुलर बंडल नहीं होते। लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें प्रॉपरली हमारे पास वास्कुलर बंडल आ जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? वास्कुलर बंडल। व्हाट इज वास्कुलर बंडल? जाइलम फ्लोएम। तो क्या ये दूसरा फीचर आपको समझ में आया? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या ये दूसरा फीचर आपको समझ में आया? ट्रैकियोफाइटा वाला, ये समझ में आया? सर ठीक है। तीसरा आ जाइए, ट्रैकियोफाइटा के बाद आ जाइए स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड बियरिंग। क्या होता है? सीड बियरिंग। ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं? विच बियर सीड्स, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा का सिंपल मीनिंग है सीड बियरिंग, जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर है? तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि सीड क्या एल्गी में मिलते हैं? एल्गी में नहीं मिलते। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनमें सीड नहीं होते। इसके लिए इनमें सीड नहीं होते, नो सीड। देखो, इनमें सीड नहीं होते। लेकिन जिम्नोस्पर्म, आप देख रहे हो, जिम्नोस्पर्म, इनके साथ स्पर्म वर्ड भी जुड़ा हुआ है, एंजियोस्पर्म, इन दोनों ग्रुप में हमारे पास क्या होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? सीड प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ जनरल फीचर मैं प्लांट किंगडम के बता रहा हूं। क्रिप्टोगैमी किसे कहते हैं? फेनेरोगैमी किसे कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा का क्या मतलब है? स्पर्मेटोफाइटा, देखो फाइटा शब्द का मतलब होता है प्लांट, स्पर्म शब्द का मतलब, बॉटनी में स्पर्म शब्द का मतलब यहां पर जो है वो सीड है। तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म मतलब उनमें सीड होते हैं। सीड किसमें नहीं होते? सीड हमारे पास इसमें नहीं होते। ठीक है, चलिए कुछ और फीचर देख लेते हैं। एक और फीचर देखते हैं बेटा, फोर्थ फीचर है मियोसिस इन जाइगोट। ये एल्गी में होती है। मेरी बात समझना ध्यान से, क्या होता है आप इसको समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, सिर्फ अभी के लिए याद करो। आपको ये समझना है कि हम क्या करते हैं, जो एल्गी है, एल्गी में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट जो बनता है
वो लाइक फंजाई वो क्या करता है, अंडरगो मियोसिस, वो क्या करता है, मियोसिस करता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, और कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म है, और कौन से हैं, एंड एंजियोस्पर्म है। इनमें क्या होता है, इनमें मियोसिस नहीं होती, नो मियोसिस इन जाइगोट। क्या होगी फिर, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस। जैसे समझो, मान लो ये एल्गी का जाइगोट है। अब आप बताओ जाइगोट क्या होता है, सर डिप्लॉइड होता है। अगर मैं इसमें मियोसिस करूंगा तो क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, 4 सेल जिसको हम 4 स्पोर कहते हैं, और वो सारे क्या होंगे, ऑल आर हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है, ऐसा किस में होता है, एल्गी में, ठीक है। लेकिन मेरे पास ब्रायोफाइट में क्या होगा, बाकियों में क्या होगा, जाइगोट की क्या होगी, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होकर मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। क्लियर है, डन हो गई बात। तो वो हमारे पास क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है। एल्गी के जाइगोट में मियोसिस होती है, उससे 4 स्पोर बनते हैं। लेकिन जाइगोट किसका, ब्रायोफाइट टेरिडो जिम्नो एंजियो का, उसमें माइटोसिस होकर उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। इसीलिए अगर नीट में क्वेश्चन आता है, क्या एल्गी में एम्ब्रियो होता है, नहीं। क्या ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो में एम्ब्रियो होता है, व्हाट इज एम्ब्रियो, जो जाइगोट की माइटोसिस से बनता है। अब मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, इतना आपको बेटा अपनी उसमें लिखना है नोट्स में कि क्रिप्टोगैमी किसे कहते हैं, ट्रैक्योफाइटा क्या होता है, स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान सुनेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको यह समझना है, यह समझना है कि एल्गी को पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। क्या आपको ये बातें आती है, अगर आप क्लास 11th में हैं या ड्रॉपर में, आपको ये बात आती है कि मान लो फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू डिवीजन, रिलेटेड टू सेल डिवीजन, ये वो पॉइंट्स हैं जो हम सेल डिवीजन से रिलेटेड बात करेंगे। पहला, अगर कोई हैप्लॉइड सेल है, अगर कोई हैप्लॉइड सेल है या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अगर क्या है, कोई हैप्लॉइड सेल है या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसकी माइटोसिस से हैप्लॉइड बनेगा। इस बात में किसी को डाउट है, बताओ। और अगर कोई स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड की माइटोसिस से डिप्लॉइड बनेगा। ये तो आपको जनरल पता ही होना चाहिए, इसके बिना प्लांट किंगडम समझ नहीं आएगा। और डिप्लॉइड की मियोसिस से आप क्या बना सकते हो, हैप्लॉइड बना सकते हो। क्या बना सकते हो, हैप्लॉइड। क्या ये बातें आपको डिवीजन से रिलेटेड याद रहती हैं कि नहीं, इसके बिना आपको ना बायोलॉजिकल समझ आएगा ना प्लांट किंगडम। सुनो ध्यान से, अगर कोई सेल या कोई स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये मार्कर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब इसके सारे सेल एन है, अगर इसकी माइटोसिस करूंगा, चाहे मैं गैमेट बनाऊं चाहे स्पोर बनाऊं, वो बनेगा हैप्लॉइड ही। तो हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड बनता है, डिप्लॉइड की माइटोसिस से डिप्लॉइड बनता है, और डिप्लॉइड की मियोसिस से हैप्लॉइड बनता है। इसका मतलब आप हैप्लॉइड 2 तरीके से बना सकते हो, हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड बना सकते हो और डिप्लॉइड की मियोसिस से हैप्लॉइड बना सकते हो। और डिप्लॉइड की माइटोसिस करोगे तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनेगा। क्लियर है, इसका मतलब माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिससे 2n का सेल 2n ही बनाता है, 2 सेल, एन हैप्लॉइड एन ही बनाता है, मियोसिस बनाती है। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये पेज याद होने चाहिए जो ये पेज पे लिखा है, आपको एग्जाम्पल ऑफ एल्गी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं ग्रीन एल्गी, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी के कौन से एग्जाम्पल सर आपको याद है? बिल्कुल, सबसे पहले क्लमाइडोमोनास।
कलमाइडो, देखो इसको पढ़ना कैसे, कलमाइडोमोनास, साथ के साथ बोलो और याद करो। क्लोरेला, देखो क्लोरोफिल से आया क्लोरेला। उसके बाद स्पाइरो, उसके बाद लिख देते हैं वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स, ये दोनों सिंगल सेल की एल्गी होती है। उसके बाद हमने लिख दिया स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, नॉर्मली दो हिस्से में नाम होता है, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कलमाइडोमोनास, आ रहा समझ, क्लोरेला, ऐसे याद करना है, ठीक है। उसके बाद यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा इस चैप्टर में नहीं लिखा, लेकिन फोटोसिंथेसिस में लिखा हुआ है। सर फोटोसिंथेसिस में कहां लिखा है? पेज नंबर 207 पे जाके देख, 207 ही है, हाँ शायद 207 है, वहां पर एक एक्सपेरिमेंट है, वहां लिखा हुआ है। उसके अलावा क्लास 12 के चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखवा देता हूं इसको, क्लैडोफोरा, है ना, क्लैडोफोरा। उसके बाद लिख सकते हैं बेटा, और लिख सकते हैं कारा, ठीक है। एक नाम और लिख देते हैं यूडोरीना, ये क्या है? ग्रीन एल्गी। दूसरा लिखते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में क्या आएगा भाई? कैल्प, क्या नाम है? कैल्प, एक्टोकार्पस, डिक्टेओटा, लेमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस। सर ये नाम याद करने? हाँ सर। कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूं? ना सर। कितनी बार लिखें? 10 बार। लिखकर याद कर, लेक्चर पॉज करके। इसके बिना देख, इस बात और इसके बिना आगे मत जाइयो। उसके बाद तेरे पास सी, रेड एल्गी। 3 तरह की एल्गी होती है रेड एल्गी में, पोरफायरा, 2 नाम पी से हैं, पॉलीसाइफोनिया, फिर क्या पढ़ोगे? जिलीडियम, 2 नाम जी से हैं, जिलीडियम, और एक ग्रेसिलेरिया। सर कितनी बार लिखने हैं? 5 बार। सर 5 बार में याद नहीं हुआ? 10 बार। 10 में याद नहीं हुआ? 15 बार। बिना याद करे चैप्टर में आगे नहीं जाएगा कोई। अगर ईमानदारी से मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज ये वाली बात और ये वाली याद करके ही आगे चलें, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि एल्गी में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्या इतना याद कर सकते हैं? मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से याद करें, है ना, जल्दी से कर लें बेटा इसे याद। बेटा ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, सबसे पहले कि कैसे डिवीजन होती है, हमेशा याद रखो। हैप्लॉइड सेल डिवाइड करके हमेशा हैप्लॉइड सेल बनाएगा, डिप्लॉइड डिवाइड करके डिप्लॉइड बनाएगा, और कभी भी अगर डिप्लॉइड की मियोसिस होगी तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। अब मैंने उसके साथ आपको एग्जांपल्स लिखे थे, आपको याद करना है, मैंने कहा था ना याद करना है, तो इसको याद कर लेना है। अब हम चैप्टर में कैसे बढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। मुझे एल्गी में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है, हैबिटाट के बारे में पढ़ना है। हैबिटाट का मतलब एल्गी कहां मिलती है। उसके बाद मुझे एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करनी है, फिर मुझे बात करनी है एल्गी के न्यूट्रिशन की, फिर रिप्रोडक्शन की, और फिर एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि एल्गी जो है बेटा हमारे पास, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उससे हम एडवांटेज ले सकते हैं, हमारे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और यही सीक्वेंस हम लगभग अभी हमने मोनेरा में फॉलो किया था, और यही हम बाकी जगह भी फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एल्गी के कुछ बेसिकली हम एल्गी से स्टार्ट करते हैं हैबिटाट से, कि एल्गी कहां से मिलती है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि एल्गी जो है, अगर मैं एक बेसिक पॉइंट बात करूं, एल्गी जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, और थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब क्या है? उसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? थैलॉइड है, थैलॉइड, ऐसा स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमें बात करनी है हैबिटाट की, तो इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि एल्गी कहां मिलती है? पानी में। अगर पानी में मिलेगी तो आप क्या लिखोगे? एक्वेटिक। तो एल्गी का मेन हैबिटाट क्या होता है? एक्वेटिक होता है। अब आपको भी पता है कि पानी 2 तरीके का होता है, एक होता है मैरीन। एक्वेटिक में भी 2 ऑप्शन है, एक है मैरीन। मैरीन क्या होगा बेटा? ओशियन का पानी। मैरीन क्या होता है? ओशियन का पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है ना। मैरीन क्या होता है? सॉल्ट वाटर होता है। और उसमें भी आपको पता है कि सॉल्ट वाटर में भी हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जिसे हम कहते हैं यूस्चरीज। यूस्चरीज क्या होती है? जहां पर फ्रेश मिक्स होता है, किससे?
फ्रेश मिक्स होता है किससे? मैरीन से। आप सबको पता है बेटा ये बात कि जो रिवर है, नदियां हैं, फाइनली बहकर वो जाकर ओशियन में मिलती हैं। तो बहुत सारी एल्गी तो प्रॉपर ओशियन में मिलती ही है। उसके अलावा कुछ ऐसी एल्गी है कि जहां पर फ्रेश वाटर मैरीन से मिक्स होता है उस जगह मिलती है। कुछ हमें वार्म वाटर में मिलती है। कुछ मैरीन पानी क्या होता है? वार्म वाटर होता है। क्लियर है कि नहीं? अब उसमें एक्वेटिक में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है वो पानी होता है जिसमें मेरे पास वेरी लो सॉल्ट या सॉल्ट ही नहीं होता, वेरी लो सॉल्ट होता है। उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है रिवर। तो रिवर जो होता है उसका पानी फ्लोइंग होता है। फ्लोइंग मतलब बहता हुआ होता है। पॉन्ड जो होता है उसका पानी स्टैग्नेंट होता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई एल्गी मेनली पानी में मिलती है। पानी दो तरीके का है, मैरीन है और फ्रेश वाटर है। मैरीन है और मेरे पास फ्रेश वाटर है। और मैरीन में भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर फ्रेश और मैरीन मिक्स होते हैं। दूसरा मेरे पास वार्म वाटर है। आगे की बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर में रिवर फ्लोइंग है। पॉन्ड मेरे पास स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? पॉन्ड वाटर वो है जो रुका हुआ पानी है। क्या है हमारे पास? रुका हुआ पानी है। क्लियर है कि नहीं? पॉन्ड वाटर वो है जो रुका हुआ पानी है। ठीक है, पॉन्ड वाटर वो है जो रुका हुआ पानी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब मैं यहां से थोड़ी सी दो तीन बातें बताऊंगा जो आपको हैबिटाट से लिंक करनी है। पहला पॉइंट आपने ये समझना है बेटा कि ये एल्गी का मेन हैबिटाट है। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल हैबिटाट भी होता है। अनयूजुअल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां एल्गी को मिलना नहीं चाहिए। पहला, ऑन लैंड विद फंजाई। अगर फंजाई के साथ मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। पहला ऑप्शन तो यह हो गया। उसके अलावा कुछ एल्गी स्नो पर मिलती है, कुछ एल्गी मॉइस्ट सॉइल पर मिलती है। और आपको मैं बताता हूं बेटा, एक बियर होता है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या है? एक मतलब सोता हुआ एनिमल है। मतलब एक बियर है जो कई ईयर्स तक सोता रहता है। स्लोएस्ट एनिमल होता है ये। इसके ऊपर मेरे पास एल्गी ग्रो कर जाती है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये कुछ अनयूजुअल हैबिटाट हैं एल्गी के। क्लियर? अनयूजुअल मतलब जहां पर एल्गी को नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है? मॉइस्ट सॉइल में, स्नो पे, स्लॉथ बियर के ऊपर। अब मैं आपको एक दो लॉजिक बताता हूं एल्गी को लेके। देखो एल्गी क्या है? एल्गी फिलामेंट के बने हुए धागे से हैं। वो पानी में मिलते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक स्ट्रक्चर होता है एल्गी को अटैच करने के लिए, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। मैं आपको बताता हूं हैबिटाट से कैसे क्वेश्चन आता है। मेरे पास क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास ये एक एल्गी है जिसमें होल्ड फास्ट नहीं है। इसका नाम स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा मुझे पॉन्ड वाटर में मिलता है। अब आप मुझे बताओ, क्या तालाब का पानी बहता हुआ होता है, रुका हुआ होता है? रुका हुआ होता है। एक और एल्गी है जो ब्राउन एल्गी है। उस ब्राउन एल्गी में इस तरीके के सेल्स हैं और वो सेल्स इस तरीके से कहीं अटैच किए जाते हैं। इस अटैचमेंट को कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या है? एक प्रकार की अटैचमेंट है। अब ये मुझे किस पानी में मिलते हैं? मैरीन में। ये कहां, ये एल्गी कहां है? कौन सी है? मैरीन एल्गी है। इस एल्गी का नाम मान लो मैं रख देता हूं कैल्प। मेरा पॉइंट आपको यह समझाने का है कि देखो ऑर्गेनिज्म कैसे अडॉप्ट करता है। रुके हुए पानी में वो एल्गी मिल रही है जो बहती रहती है, सॉरी जो जो जिसमें अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि रुका हुआ पानी जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है तो अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पानी फ्लो करता है वहां एल्गी में अटैचमेंट होती है, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। मतलब उसके कुछ सेल्स अटैचमेंट के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, अटैच के होने के लिए, उन्हें होल्ड फास्ट कहते हैं। तो होल्ड फास्ट मुझे फ्लोइंग वाटर में मिलता है। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हैबिटाट इंपॉर्टेंट है? क्लियर है? और होल्ड फास्ट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कभी आपने क्लास 9, 10, 6, 7 में ज्योग्राफी पढ़ी हो, सारे के सारे ओशियन का पानी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एल्गी बहती रहेगी तो एक ओशियन से दूसरी जगह चली जाएगी, उसका क्या बदल जाएगा? कंडीशंस बदल जाएंगी। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी एल्गी की भी कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट्स होती हैं बहते हुए पानी में। तो ये हैबिटाट है जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो एल्गी का हैबिटाट ध्यान रखना है हमने, है ना? एल्गी के किस पे ध्यान रखना है? हैबिटाट पे। और ये मैं आपको एनसीईआरटी से भी दिखा सकता हूं। ठीक है, ये देख लो।
कि एल्गी जो है हमारे पास इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी है, लेकिन क्या बोल रहा है, एक्वेटिक होती है, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों होती है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल में, लकड़ी के ऊपर, गीली लकड़ी, और फंजाई के साथ मिलती है लाइकन की तरीके से, और कुछ एनिमल्स पे। ये अनयूजुअल है, ये वैरायटी ऑफ अदर का मतलब ये अनयूजुअल है। मेन मेरे पास ये है, ठीक है। अब आते हैं एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एल्गी है क्या? सर एल्गी पानी में मिलते, ये तो समझ में आ गया, पर एल्गी का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, जैसे मान ले मैं तेरे को कहता हूं एक प्लांट ले ले, अपने घर के बाहर एक प्लांट ऐसे उठा ले, और मैं तेरे से कहूं कि इसका स्ट्रक्चर बता, तो तू क्या करेगा? कहेगा इसमें लीफ होती है, रूट होती है, स्टेम होती है। ये उसका कैसा स्ट्रक्चर? एक्सटर्नल, बाहरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर उसके सिंगल सेल की बात करेगा तो वो सेल की डिटेल हो गई। अब एल्गी क्या है बेटा, उसमें कोई प्रॉपरली रूट, स्टेम, लीफ बनी तो हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो तरह के स्ट्रक्चर की बात करेंगे एल्गी में। तो जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी में, तो हम दो टाइप की डिटेल स्टडी करेंगे, टू टाइप ऑफ डिटेल की स्टडी करेंगे बेटा। जो मैं पढ़ा रहा हूं सब एनसीईआरटी में है ना। एक हम बात करेंगे उसके बाहरी स्ट्रक्चर की। बाहरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी हम बात करेंगे उसके सेल की डिटेल की। किसकी बात करेंगे? उसके सेल की डिटेल की। क्लियर है? ये दो तरह की बात करेंगे, पर आपको कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं कि एल्गी कैसी है, यूकैरियोटिक है। एल्गी कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, कुछ मल्टी सेलुलर होती है। आपको समझ में आ रहा है? और जो मल्टी सेलुलर होती है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, देख बेटा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे आपके पास सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड बोलेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा? थैलॉइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको? थैलॉइड बोलूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने यहां पर बोला है यूकैरियोटिक होती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर होती है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलॉइड होता है। इसके हर एक सेल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके घर के बाहर जो ट्री है, क्या हर एक सेल में क्लोरोफिल है? नहीं, रूट में नहीं है। पर एल्गी में क्यों है? क्योंकि सारे का सारा सेल लाइट के कांटेक्ट में आ सकता है, लाइट पानी के अंदर जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे का सारा जो सेल्स है ना, वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, इसलिए सब में क्लोरोफिल होता है। अब रूट जमीन के नीचे है तो उसमें क्लोरोफिल क्यों चाहिए? ठीक है, सही है सर, ठीक है। अब ये चीज है। तो सबसे पहले मैं सेल एल्गी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर मैं उसकी एक सिंगल सेल की डिटेल पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कि एल्गी यूकैरियोटिक होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिल बियरिंग है, और थैलॉइड होती है। तो चलिए जरा उसके एक बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जरा देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एल्गी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोई डाउट है इस बात में? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, ठीक है सर। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास क्या है, वैरायटी इन स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी होती है। काफी सारी एल्गी में तो क्या होता है, सिंगल सेल होता है। उसके तुम्हारे सिलेबस में दो एग्जाम्पल हैं। एक है ऐसा जिसमें ये फ्लैजिला है, इसको कहते हैं क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास, इसमें फ्लैजिला है, तो इसका मतलब पानी में ही अपनी मर्जी से मूव करेगा, तो कहेंगे मोटाइल। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है एल्गी, इसका नाम क्लोरेला है। इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसमें क्या है, कोई फ्लैजिला नहीं है। तो अगर इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है बेटा, इसमें अगर कोई फ्लैजिला नहीं है तो इसको क्या लिखोगे सर? इसको लिखोगे नॉन मोटाइल। तो आपने समझा कि दो तरह की एल्गी में है। सबसे पहला तो सिंगल सेल की एल्गी होती है। सिंगल सेल की जो एल्गी है वो दो तरह की है, एक क्लोरेला है और एक क्लमाइडोमोनास है। क्लमाइडोमोनास में इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, और ये क्लोरेला सिंगल सेल की एल्गी है। सही है, आ जाते हैं।
अब मेरे पास एक एल्गी होती है जिसे कोलोनियल कहते हैं, कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी कुछ ऐसी होती है, ऐसी, जिसमें हमारे पास ये कॉलोनी है, ये सारे क्या है, एल्गी हैं। कॉलोनी का क्या मतलब होता है भाई, साथ रहना। ये मल्टी सेलुलर नहीं है भाई, सुन लो ध्यान से। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि हमारे पास सारे सेल मिलके कुछ काम कर रहे हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है सेल्स किसी लिक्विड जैसी चीज में एक साथ बने हुए हैं। तो ये जो सेल्स हैं एल्गी के, इन्होंने कॉलोनी बना रखी है। इन्होंने क्या बना रखी है, कॉलोनी। और ये जो चीज है ना, ये कुछ ऐसा लिक्विड सा है ये कॉलोनी में, तो ये कॉलोनियल एल्गी है। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। क्या एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स। मतलब ग्रुप में रहती है एल्गी, है ना। ये इसके कॉलोनी वाले सेल्स हैं, दीज आर सेल्स, है ना। इंडिविजुअल में फ्लैजिला होता है हर एक सेल में, वॉल्वॉक्स में भी, पर वो किस में रहते हैं, कॉलोनी में। ये कॉलोनी में साथ में रहे, ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी में। अब आते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी। अब मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती है बेटा, सबसे पहले याद रखो वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब होता है ऐसा, इधर देख बेटा, फिलामेंटस का मतलब समझ। जैसे मान ले ये एक सेल है, ऐसा एक और सेल हो गया, एक और सेल हो गया। जब सेल ऐसे लाइन से लगे रहते हैं, है ना, उसमें मेरे पास क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे न्यूक्लियस है मान ले, है ना। लाइन, सेल ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, तो मेरे पास इसको मैंने क्या बोल दिया, फिलामेंट बोल दिया। ये फिलामेंट हो गया, तो इसको मैंने फिलामेंटस एल्गी बोल दिया। इसका एग्जाम्पल मेरे पास एक तो स्पाइरोगायरा है, उसके अलावा यूलोथ्रिक्स है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है उतनी ज्यादा, है ना, ये ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि मेरे पास ब्राउन और रेड एल्गी होती है, उसमें भी फिलामेंट होते हैं, लेकिन वो ऐसे ब्रांच बन जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गी की, तो उसमें भी मेरे पास क्या होगा, समझना ध्यान से। ब्राउन एल्गी की बात करूं तो उसमें भी ऐसे फिलामेंट होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, पर वो इतने ज्यादा ब्रांच हो जाते हैं कि पूरा थैलस बन जाता है ऐसे। मतलब पूरा का पूरा क्या है, बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, इसमें देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हो। तो ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये सारे क्या हैं, सेल्स हैं। और बहुत सारे सेल्स मिलके ऐसे फिलामेंट बन जाता है ब्रांच टाइप का पूरा, ब्राउन और रेड एल्गी में। तो ब्राउन और रेड एल्गी अगर मैं बात करूं ना, वो भी फिलामेंटस होती हैं। वो भी क्या होती हैं, फिलामेंटस होती हैं। वो ब्रांच होती है, और वो ब्रांचिंग इतनी ज्यादा होती है कि लार्ज थैलस बन जाता है। ये लार्ज थैलस मेनली ब्राउन एल्गी में बनता है। किसमें बनता है, ब्राउन एल्गी में बनता है। रेड एल्गी में भी लार्ज बनता है। तो आपने क्या समझा, एल्गी सिंगल सेल की हो सकती है, एल्गी कॉलोनी में हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस में ये अनब्रांच है। ऐसी क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है जो ब्रांच होती है, जो कैसी होती है, ब्रांच होती है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एल्गी देखने में कैसे है। एल्गी देखने में उसके धागे होते हैं फिलामेंट, जो थैलस बना लेते हैं। जैसे हम वहां माइसीलियम की बात कर रहे थे। कुछ एल्गी कॉलोनी में रहती है जैसे वॉल्वॉक्स, कुछ सिंगल सेल की एल्गी होती है जैसे क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास। क्लोरेला नॉन मोटाइल है क्योंकि उसमें फ्लैजिला नहीं होता, क्लामाइडोमोनास में फ्लैजिला होता है। कुछ डायग्राम्स देखेंगे, जैसे ये डायग्राम जो है ये क्लामाइडोमोनास का है। ये किसका है, क्लामाइडोमोनास का। आप देख सकते हो इसमें आपको ये दो फ्लैजिला दिख रहे हैं। ये सिंग नहीं है बेटा, दो फ्लैजिला है यहां पे। उसके बाद अगर आप देखो ये वॉल्वॉक्स है, ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। क्या है ये, कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की। और अगर आप देखो ये फिलामेंटस बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पाइरोगायरा है। क्लियर है। तो क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक है सर। तो आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। ये देखो ब्राउन एल्गी है, आप देख रहे हो ओशियन में कितनी बड़ी हो गई है। हर एक में बहुत सारे सेल्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होंगे। और ये देखो कितने बड़े फिलामेंट हो गए। ये इतने बड़े फिलामेंट होते जाते हैं कि 100 मीटर तक फैल जाती है ओशियन में। ये ब्राउन एल्गी है। ओशियन में पानी के नीचे ब्राउन एल्गी का पूरा पूरा जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, इतनी बड़ी हो जाती है ब्राउन एल्गी।
तो फिलामेंटस और ब्रांच में ब्राउन एल्गी तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, सही है। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि देखो द फॉर्म एंड साइज, देख रहे हो, फॉर्म मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल, साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। कॉलोनियल कौन सी है? वॉल्वोक्स, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, ठीक है, मेरीन फॉर्म कैल्प, मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी ये देख लो जरा, इसकी इतना बड़ा, बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। अब हम बात कर सकते हैं बेटा एल्गी के सेल की डिटेल की, क्योंकि हमने क्या बात करी है, हमने एल्गी में स्ट्रक्चर देख लिया, यूनिसेलुलर एल्गी, कॉलोनियल एल्गी, और आपको मैंने बताया ब्राउन और रेड एल्गी में यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि ब्राउन और रेड में जो भी एग्जांपल कराए, एक्टोकार्पस, कैल्प, है ना, और रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिल, ये सब मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है और थैलस बनाते हैं। डन है? कोई डाउट नहीं सर? नोट कर लो एक बार फटाफट से, आगे चलेंगे, ठीक है। आप देख लो ये। अब आते हैं सेल की डिटेल पे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जैसे बाहर आप ट्री देखते हो तो उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में रूट, स्टेम, लीफ देखते हो, एल्गी में क्या देखोगे कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कॉलोनियल है। उसी तरीके से यहां पे अब आप सेल की डिटेल देखोगे। अब जरा आना, ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं सेल की डिटेल की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल की डिटेल की। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। एल्गी जो होती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एल्गी जो होती है हमारे पास, उसमें हम सेल की डिटेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एल्गी मुझे बताओ यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? आप लिखोगे सर एल्गी इज यूकैरियोटिक, तो इसका मतलब इसमें कौन से फीचर होंगे? इसमें क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल के फीचर होंगे, यूकैरियोटिक सेल के फीचर होंगे, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताना इसका जवाब आपको समझ में आएगा तो आप मेरी बात समझ पाओगे, ठीक है। आप जब छोटी क्लासेस में थे या क्लासेस में थे, स्कूल में थे, आपकी अटेंडेंस होती थी, तो अटेंडेंस ऐसे होती थी, टीचर सबका नाम बोलती थी, जो आता था वो यस बोलता था। फिर जब वो अटेंडेंस सबमिट करते थे तो क्या वो सबमिट करते वक्त प्रिंसिपल को या उसको बताते होंगे कि ये आया है और ये नहीं आया? वो तो सिंपल ये कहते होंगे ये बच्चे नहीं आए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि एल्गी यूकैरियोटिक है तो उसमें यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर होंगे। अगर मुझे एल्गी के सेल की डिटेल पढ़नी है तो क्या मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊं? नहीं, मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि एल्गी के सेल में दूसरी एल्गी से क्या अलग है। तो जब हम दो एल्गी के सेल लेते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, या मैं एल्गी को प्रोटिस्टा से कंपेयर करता हूं, तो 4 पॉइंट होते हैं जिन पे डिस्कशन करना है। पहला पॉइंट है उनकी सेल वॉल, दूसरा पॉइंट है फ्लैजिला, तीसरा पॉइंट है उसमें पिगमेंट क्या है, और फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज। मतलब समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि इन एल्गी, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। हमारे पास क्या होगा? डिफरेंस प्रेजेंट इन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है? डिफरेंस है। किस किस पर है? ए, 4 पॉइंट पे डिफरेंस है। ए सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट है हमारे पास जो इन एल्गी, ग्रीन, ब्राउन और रेड, डिफरेंस हमारे पास 4 पॉइंट पे है। पहला पॉइंट उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, दूसरा उनकी फ्लैजिला में डिफरेंस है, तीसरा उनकी पिगमेंट्स में डिफरेंस है, और फोर्थ उनके स्टोरेज में डिफरेंस है। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां हमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, जहां हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स में मुझे डिफरेंस मिलने वाला है। एक सेल वॉल, एक फ्लैजिला, एक पिगमेंट और एक स्टोरेज। इन 4 पॉइंट्स में मुझे क्या मिलेगा? एल्गी में डिफरेंस मिलेगा, अलग अलग एल्गी में। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करेंगे, क्योंकि देखो एल्गी में न्यूक्लियस है, एल्गी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अंतर किन पॉइंट्स में? इन पॉइंट्स पे। तो इन्हीं में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल वॉल की। सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा बेटा? एल्गी के सेल वॉल की। इधर देखेंगे, हम बात करने वाले हैं एल्गी में सेल वॉल की।
किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की। इधर देखें सारे बच्चे, मान लो मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये सेल वॉल बना दी, ये मैंने इस तरीके से सेल वॉल बना दी। इस सेल वॉल में इस तरीके से ये धागे होते हैं सेलुलोज के। एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। ठीक है, अब जरा समझना, एल्गी की सेल वॉल जो है, सिंस एल्गी प्लांट है, एल्गी क्या है? प्लांट है, इस प्लांट, तो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। फर्क क्या है? सुनना, फर्क यह है कि अगर ये सेल वॉल ग्रीन एल्गी की है, अगर ये सेल वॉल ग्रीन एल्गी की है तो उसमें सेलुलोज अंदर की तरफ है ऐसा, और बाहर, बाहर मैं ये एल्गी के सेल की बात कर रहा हूं, बाहर उसमें एक केमिकल होगा जिसको पैक्टिन बोलेंगे। तो इनर सेलुलोज है, आउटर में पैक्टिन है। आउटर में क्या है? पैक्टिन है। मान लो ये सेल ब्राउन एल्गी का होता, मान लो ये ब्राउन एल्गी का सेल होता, सेलुलोज इसमें भी होता, इसमें भी क्या होता? सेलुलोज होता, पर सेलुलोज के साथ इसमें एक और एक केमिकल होता जिसे एल्जिन कहते, जिसे हम क्या कहते? एल्जिन कहते। यहां एल्जिन होता। और मान लो ये रेड एल्गी की सेल वॉल होती, तो रेड एल्गी में भी सेलुलोज होता, रेड एल्गी में भी क्या होता? सेलुलोज होता, पर सेलुलोज के साथ इसमें काराजीन नाम का केमिकल होता, और साथ में हमारे पास पॉलीसल्फेट एस्टर होता। ये कुछ केमिकल हैं जो इसमें प्रेजेंट होते। तो मैंने को यहां पर यह समझ में आया कि सभी तरह की एल्गी, क्योंकि वो प्लांट सेल है, उनमें सेल वॉल होना जरूरी है, और सेल वॉल जो है सेलुलोज सब में, सारे प्लांट सेल में होता है। पर सेलुलोज के अलावा एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रीन एल्गी में इनर सेलुलोज होता है, आउटर पैक्टिन होता है। आउटर मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये पैक्टिन हो गया। ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है, रेड एल्गी में काराजीन और पॉलीसल्फेट एस्टर नाम से होता है। तो नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, नीट में क्वेश्चन आएगा काराजीन प्रेजेंट इन, ऐसे आ जाएगा, प्रेजेंट इन ए, तो वो लिखेगा क्लोरेला, वो लिखेगा पोरफायरा, वो लिखेगा फ्यूकस, और वो लिखेगा कैल्प। तो जैसे ही आप कहोगे, इनके पहले तो एग्जाम्पल पहचानो, दिस इज ग्रीन एल्गी, पोरफायरा रेड एल्गी, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, और ये ब्राउन एल्गी। तो आपने काराजीन से फील करना, याद करना है कि काराजीन रेड एल्गी में मिलता है, और इसमें रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? ये। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं। आ रहा समझ? इस तरह के सवाल नीट में पूछे जाते हैं कि कहां प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, एल्जिन प्रेजेंट इन किसमें? ब्राउन एल्गी। 6 एग्जाम्पल लिखवाए, वो होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, हम बात करेंगे फ्लैजिला की। देखो, मैंने कहा था ना कि हमें सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो एल्गी में डिफर करते हैं। एल्गी में कौन से पॉइंट डिफर करते हैं? सेल वॉल के बाद फ्लैजिला में अंतर होता है। तो जब हम बात करेंगे फ्लैजिला की, हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्लैजिला की। यहां पर हमने फ्लैजिला लिख दिया। ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है सुन लो ध्यान से। देखो, ये तुम्हारे पास बैक्टीरिया है, ये उसका फ्लैजिला है, और ये तुम्हारे पास कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये उसका फ्लैजिला है। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है ना, वो अलग प्रोटीन का बना है। वो किसका बना है? फ्लैजिलीन प्रोटीन का, है ना, अलग होता है। और जो यूकैरियोट का फ्लैजिला होता है ना, यूकैरियोटिक सेल का, वो फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल का होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और उसमें 9+2 अरेंजमेंट मिलती है। ये बात याद है आपको? बैक्टीरिया का फ्लैजिला इसके फ्लैजिला से अलग होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है? फ्लैजिला का क्या मतलब होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर इन मोटाइल सेल, प्रेजेंट इन, सबसे पहले उस सेल को हम कहते हैं मोटाइल सेल। एक तो वो उसमें प्रेजेंट होगा, दूसरा हमेशा सिंगल सेल में होता है।
किसमें होगा? सिंगल सेल में। इसका यह मतलब है कि ह्यूमन में फ्लैजिला नहीं होगा। गलत। मैंने क्या बोला? मेरी बात पकड़। मैंने बोला है कि फ्लैजिला प्रेजेंट है सिंगल सेल में। क्या ह्यूमन के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिंगल सेल का होता हो? सर गैमेट्स होते हैं। तो गैमेट्स में, स्पर्म में फ्लैजिला होगा। एग मूव नहीं करता, क्योंकि जो सेल होगा फ्लैजिला वो मूव करेगा सिंगल सेल में। ठीक है, क्लियर है। अब वो कहां प्रेजेंट होगा? या तो गैमेट्स में होगा या स्पोर में होगा। स्पोर को हम नाम दे देंगे नोन एज जूस्पोर। आपको समझ में आई कि नहीं? तो फ्लैजिला एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से सेल पानी में चलता है। जिस सेल में फ्लैजिला होता है उसे मोटाइल सेल कहते हैं। फ्लैजिला सिंगल सेल का फीचर है। फ्लैजिला क्या है? एक सिंगल सेल का फीचर है। सिंगल सेल समझ में आता है, हमेशा सिंगल सेल में होगा। मैंने ये नहीं बोला कि वो यूनिसेलुलर में होगा। ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लमाइडोमोनास एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में कहां कहां हो सकता है बता देते हैं। मल्टीसेलुलर में गैमेट्स में हो सकता है, उसके स्पोर में हो सकता है। अगर स्पोर में फ्लैजिला है, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान सुनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर में अगर फ्लैजिला है तो उसको कहेंगे जूस्पोर, है ना। अब जरा आते हैं अलग अलग एल्गी पे। अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में कहां फ्लैजिला होता है? पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कोई ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजिला है? ब्राउन और रेड में तो यूनिसेलुलर होते ही नहीं है। हां, क्लमाइडोमोनास में है, क्लोरेला में नहीं है, क्लमाइडोमोनास में। दूसरा, गैमेट्स में हो सकता है, एंड किसमें? स्पोर में, जिसे आप क्या बोलोगे? जूस्पोर बोलोगे। ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला जो होते हैं वो 2 से लेकर 8 होते हैं। और किसी भी सेल में, इधर देख बेटा, अगर किसी सेल में या ऊपर फ्लैजिला हो इसे एपिकल कहते हैं, और अगर साइड में हो तो क्या बोलोगे? लेटरल बोलोगे। तो ग्रीन एल्गी में 2 से लेकर 8 फ्लैजिला होते हैं। और कैसे होते हैं? एपिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एपिकल फ्लैजिला होते हैं, और दोनों, और सबका साइज इक्वल होता है। कैसा होगा साइज हमारे पास इक्वल होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ। तो हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी, ध्यान सुनेंगे, ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला, आप जरा समझने की कोशिश करें। मैंने आपको क्या बताया? फ्लैजिला कहां होगा? देख बेटा, फ्लैजिला 2 जगह हो सकता है। मेन तो पहले तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला हो सकता है। और फ्लैजिला कहां हो सकता है? गैमेट्स में हो सकता है, और स्पोर में हो सकता है। स्पोर जिसके अंदर फ्लैजिला है उसे जूस्पोर कहेंगे। मान लो मैं आपसे कहता हूं ग्रीन एल्गी की बात कर लेते हैं। मान लो आपसे मैं बात करता हूं ग्रीन एल्गी की। अगर मैं बात करता हूं ब्राउन एल्गी की, और अगर मैं बात करता हूं रेड एल्गी की, इनमें फ्लैजिला को लेके क्या स्थिति है उसकी एक टेबल पे बात कर लेते हैं। स्पेलिंग ठीक कर लेंगे एल्गी की। एल्गल लिख गया है वो ठीक कर लेंगे, ई लगा लेंगे खुद से। सर आप नहीं करोगे बेटा, सब मैं कर दूंगा तो तू टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। इधर ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। इनको कंपेयर कर देते हैं। देख बेटा, ग्रीन एल्गी में कितने फ्लैजिला होंगे? 2 से लेकर 8 होंगे, एपिकल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि जैसे क्लमाइडोमोनास है ऑर्गेनिज्म, उसमें फ्लैजिला है,
उसके बाद ये स्पोर है, इसमें 2 फ्लैजिला है, जू स्पोर कह सकते हैं। और गैमेट में फ्लैजिला हो सकता है, मान ले गैमेट में 2 हैं, इनमें हो सकते हैं, पर कितने हो सकते हैं? 2 से लेकर 8, एपिकल इक्वल। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होते हैं, लेटरल होते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड में, ऐसे ऐसे साइड में, और अनइक्वल होते हैं। और कहां कहां होंगे? जूस्पोर और गैमेट में, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें मिलता नहीं है। और रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता, तो इसका जो स्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ए प्लेनोस्पोर। और इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। गैमेट्स भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने क्लियरली बात की है, यहां पर हमने क्लियरली बात की है कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, क्लियरली बात की है। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म की बात की है, ठीक है, कि उसमें फ्लैजिला होता है, ठीक है। और किस में होता है? मेरे पास गैमेट्स में हो सकता है, और किस में होगा? मेरे पास स्पोर में होगा। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं? ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला 2 से 8 एपिकल इक्वल होते हैं। ब्राउन एल्गी में कितने होंगे? 2 होंगे, लेटरल अनइक्वल। रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि जूस्पोर एब्सेंट इन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। यहां पर आपको ऑप्शन में लिखा है, मान लो यहां पर ऑप्शन में लिखा है यूलोथ्रिक्स, सही है सर। दूसरा लिख दिया आपके पास यहां पर एक्टोकार्पस। तीसरा मेरे पास मान लो कारा लिख दिया है। फोर्थ आपके पास पॉलीसाइफोनिया लिख दिया है। अब आप क्या देखोगे कि भाई जूस्पोर इसमें भी है, इसमें भी, रेड एल्गी में नहीं है। ये मेरे पास एग्जांपल है ग्रीन एल्गी का, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी का, कारा जो है मेरे पास एग्जांपल है किसका? ग्रीन एल्गी का, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का एग्जांपल है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, फ्लैजिला मेरे पास किस में नहीं है? रेड एल्गी में नहीं, तो डी आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने दिमाग में आप याद रखो कि फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होता है जो सिंगल सेल में मिलता है। मैंने ये नहीं बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर स्पोर बनाए या गैमेट्स बनाए उनमें मिलेगा। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला कैसे होते हैं? एपिकल इक्वल। ब्राउन एल्गी में 2 होते हैं, साइड में होते हैं अनइक्वल, छोटे बड़े। और रेड एल्गी में फ्लैजिला होते ही नहीं है। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो वहां एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म ही होता है जिसमें फ्लैजिला होता है, क्लैमाइडोमोनास। उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमेट या स्पोर बनाएगा। स्पोर मतलब जिसमें जो पानी के अंदर बनते हैं और उनसे नया एल्गी बन सकती है, उनके अंदर फ्लैजिला होगा। ब्राउन एल्गी में भी जूस्पोर गैमेट्स बनेंगे। और रेड एल्गी में क्या होता है? हमारे पास गैमेट्स जो हैं वो क्या है बेटा? गैमेट्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं। देखो हमने 2 बातें कर ली हैं। हमने बात कर ली है सेल वॉल और फ्लैजिला की। अब बात करते हैं पिगमेंट्स की। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं पिगमेंट्स को लेकर बताऊंगा। देखो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में पिगमेंट प्लास्टिड में होते हैं। तो यूकैरियोट्स में जो पिगमेंट होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन प्लास्टिड। ठीक है, सही है? हाँ सर। अब आपके पास पिगमेंट की कुछ टाइप के बारे में जरा जाने। पिगमेंट हमारे पास क्या होते हैं समझना। हमने 2 तरीके के पिगमेंट लिखे, एक लिखा क्लोरोफिल और एक लिखा कैरोटीनॉइड, ऐसे लिख दिए। क्लोरोफिल में भी 2 टाइप है, एक है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी। कैरोटीनॉइड में एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। क्या है दूसरा? ज़ैंथोफिल। ठीक है साहब। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, आप में से कितने बच्चों ने फुटबॉल मैच या हॉकी मैच देखा है? सर हमने देखा है। उसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि जिसके पास बॉल आ जाए वही जाके गोल मारेगा? नहीं सर, वो लोग क्या करते हैं, बॉल को लाकर एक पर्सन को देते हैं जो मेन आगे फ्रंट में खेल रहा होता है, ज्यादातर गोल वही मारता है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है?
इससे क्या होता है, गोल करने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्किल है पर्सन। सही है सर, सही है ना ये बात? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है इस बात में? नहीं। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, पिगमेंट्स में भी क्या होता है, एक मेन पिगमेंट होता है, एक मेन पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। ये हमेशा हमेशा रिएक्शन यही कराता है, मेन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यही कराता है, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, गोल मारेगा, ये मेन स्ट्राइकर है, वो है। बाकी के जो ये तीन हैं, ये क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने वाले को कहते हैं असेसरी, असेसरी पिगमेंट। ये खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये वेवलेंथ कलेक्ट करके उसको दे देते हैं। ये वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ कलेक्ट करके किसको दे देते हैं, एंड गिव टू रिएक्शन सेंटर। अच्छा सर, ये वाली बात भी बहुत बढ़िया बताई आपने। हाँ सर, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार रिएक्शन हमेशा ये करता है, ये बाकी कलेक्ट करते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार ठीक है, ये फुटबॉल का मैच चल रहा है, सही है, यहां पर ये गोल करना है, ये वो है जो मेन गोल करेगा, बाकी ये दो लोग हैं, ये अपना जाके इसको दे देते हैं बोल, तू मार दियो भाई यहां पे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है किसी कंडीशन में ये तो हो ही, ये एक और पर्सन आ जाए दूसरा, पर फाइनली वो देंगे इसको ही। सही है सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एल्गी की बात करोगे, एल्गी क्या होती है, अलग अलग गहराई पे मिलती है। तो होता यह है कि जब हम पिगमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी मिलता है। ब्राउन एल्गी में जब हम चले जाते हैं ना, ब्राउन एल्गी में, उसमें क्लोरोफिल ए तो मिलता ही है, पर उसमें क्लोरोफिल सी प्लस एक ब्राउन पिगमेंट होता है, उसे फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, ये मतलब एक तरह का ज़ेंथोफिल है। मतलब शर्ट आती है, हाँ सर, मान लो शर्ट की भी तो टाइप होती होगी ना, आधी बाजू की, पूरी बाजू, ऐसे ही ज़ेंथोफिल पिगमेंट है, उसकी टाइप है फ्यूकोजेंथिन। ऐसे ही रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी में भी हमारे पास पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, साथ में क्लोरोफिल डी प्लस क्या है हमारे पास, फाइको, रेड कलर का पिगमेंट है, फाइको एरिथ्रिन। इसकी वजह से रेड कलर आता है। ये ब्राउन कलर का होता है, और ये कैसा होता है सर जी, ये रेड कलर का होता है। अगर आप ध्यान से देखो, सभी तरह की एल्गी में क्लोरोफिल ए कॉमन है, क्योंकि वो मेन पिगमेंट होता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब वही रिएक्शन कराता है फोटोसिंथेसिस के। बाकी के जो पिगमेंट हैं वो लाइट इकट्ठा करके इसको देते हैं। तो ये वाले पिगमेंट वेरी कर सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। ग्रीन एल्गी में ये अलग है, ब्राउन में ये है, और रेड एल्गी में ये है। और ये अलग क्यों है, क्योंकि एल्गी अलग अलग गहराई पे मिलती है। जब पानी में आप अलग अलग गहराई पे जाते हैं तो लाइट को अंदर जाना है, पेनिट्रेट करके वेवलेंथ बदल जाती है। लैंड पर ऐसा नहीं होता। तो जब आप लैंड पर पढ़ोगे तो लैंड पे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सब में पिगमेंट एक जैसे होते हैं, क्योंकि जमीन पर पानी थोड़ी है कि वो वेवलेंथ चेंज होगी, लैंड पर होता है ऐसा, सॉरी पानी में होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग एल्गी में अलग अलग पिगमेंट है, पर मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है। क्लियर है? सही है सर, पिगमेंट वाले में मजा आ गया। आगे चलेंगे, अब बात करते हैं। और ये पिगमेंट होते कहां हैं आपको पता होना चाहिए। पिगमेंट मेरे पास मान लो मैंने प्लास्टिड बना दिए, ये प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट टाइप से, और ये थाइलाकोइड होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन पर होते हैं। सही है सर। पिगमेंट के बाद हम बात करते हैं स्टोरेज की। क्या बात करते हैं? स्टोरेज की बात करते हैं। सही है सर। अब स्टोरेज सुनो ध्यान से, क्या होता है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जरा समझना, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास मान लो, तुम्हारे पास क्या है, जैसे मान लो मैं ये एक एग्जांपल देता हूं, जो गाय है, गाय ने दिया दूध या भैंस ने दूध दिया। सही है सर। किसी ने क्या किया, वो दूध उठा के फ्रिज में रख लिया, किसी ने उस दूध से दही जमा ली, किसी ने दूध का पनीर बना लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या डीप बात करने वाला हूं। सारी की सारी एल्गी खाना हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में बनाती है, लेकिन उसके स्टोर करने की फॉर्म अलग अलग है, क्योंकि स्टेबिलिटी वहां इंपॉर्टेंट होती है, किस फॉर्म में स्टोर करना ठीक रहेगा। तो मैं यहां पर क्लियर करता हूं कि मेरे पास क्या होता है कि ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी, सभी तरह की एल्गी जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो ग्लूकोज, बट स्टोरेज फॉर्म डिफर करती है, डिफरेंट है।
कैसे अलग है सुनना ध्यान से, स्टोरेज फॉर्म अलग है, कैसे अलग है सुनना, मतलब हमारे पास स्टोरेज फॉर्म अलग अलग है। जैसे ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी क्या करती है, ग्रीन एल्गी क्या करती है, स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में। ब्राउन एल्गी, जैसे मैंने कहा ना भाई, दूध तो दूध की फॉर्म में ही बनेगा एनिमल से, लेकिन स्टोरेज फॉर्म अलग अलग। वैसे ही खाना हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, पर स्टोरेज फॉर्म अलग है। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी स्टोर करती है किसकी फॉर्म में, लेमिनेरियन स्टार्च। स्टार्च की एक फॉर्म होती है लेमिनेरियन स्टार्च, और उसके साथ एक और चीज होती है मैनिटॉल, इस फॉर्म में करती है। रेड एल्गी, रेड एल्गी करती है किसकी फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन से मैच करता है। ये सिमिलर होता है किससे, सिमिलर टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है, एनिमल में, है ना, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, इससे मैच करता है। तो आपने ये चीज सीखी कि भाई स्टोरेज फॉर्म अलग अलग है, खाना उसी फॉर्म में बनता है। तो हमने क्या किया, चारों एल्गी को, तीनों एल्गी को सेल वॉल में कंपेयर किया। सेल वॉल में ग्रीन एल्गी में पैक्टिन है सेलुलोज के अलावा, ब्राउन एल्गी में एल्जिन है, रेड एल्गी में काराजिन है। फिर हमने बात करी ग्रीन एल्गी के बाद ब्राउन एल्गी में देखा, उसके बाद हमने बात करी है फ्लैजिला की। मैंने बोला है कि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, तो उसमें स्पोर में फ्लैजिला नहीं होता, गैमेट में नहीं होता। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 होते हैं और एपिकल ऊपर होते हैं इक्वल साइज के। ब्राउन एल्गी में साइड में होते हैं और 2 होते हैं। और कहां मिलेंगे ब्राउन एल्गी में, स्पोर में और गैमेट्स में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं उसकी, आपके पास इसकी क्या नाम है, स्टोरेज की बात करता हूं, तो स्टोरेज आप तीनों में देख लो। स्टार्च और ऑयल होता है ग्रीन एल्गी में, लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरिया से आया शब्द, और मैनिटोल होता है किसमें, ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्लियर है कि नहीं, सही है सर। अब इस स्टोरेज के बाद हमने उसके बाद इसकी भी बात की थी, पिगमेंट्स की। क्लोरोफिल एक कॉमन है, बाकी अलग होता है। अब हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले हैबिटाट पढ़ाएंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, और फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन की, और फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एल्गी की। तो अगर इस कड़ी में हम आगे जाएं, इस कड़ी में हम आगे जाएं, तो हम बात करते हैं एल्गी के न्यूट्रिशन की। सबसे पहले बताओ एल्गी किस किंगडम में आती है, सर प्लांट किंगडम में। तो एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। कौन से वाली, ऑक्सीजन बनाने वाली, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इनमें क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पानी टूटता है, पानी ब्रेक करता है, और वो अपनी हाइड्रोजन इस कंपाउंड को देता है जिसका नाम NADP है। उसकी हाइड्रोजन इस पे आ जाती है, और क्या बन जाता है बेटा, ऑक्सीजन बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब ऑक्सीजन बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, साथ में एक कंपाउंड बन जाता है NADPH। रिडक्शन हुई है भाई, इस पर H जुड़ा है, रिडक्शन हो गई। अगले स्टेप में जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो शुगर है, सुनियो ध्यान से, जो CO2 है उस पे ये NADPH अपनी हाइड्रोजन दे देता है, और ये बन जाता है ग्लूकोज, और साथ में वो वापसी NADP बनाते। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के, लाइट और डार्क रिएक्शन। ये सभी तरह के प्लांट में यही होगा। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है, इसलिए इस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा ग्लूकोज बन रहा है, लाइट और डार्क रिएक्शन, और ये कहां हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में कॉमन तरीका है, कॉमन मेथड है ये फोटोसिंथेसिस का, कॉमन मेथड है, जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है। जिसमें क्या बनेगी, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट है। इसीलिए न्यूट्रिशन का टॉपिक वो नहीं पढ़ाते, क्योंकि कॉमन है ना भाई। प्लांट किंगडम में आगे जाकर वो ये नहीं पढ़ाएंगे कि ब्रायोफाइट में कैसा न्यूट्रिशन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसमें भी हो रही है और ऐसे ही हो रही है।
कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट और डार्क रिएक्शन होते हैं, पानी टूट रहा है, लाइट रिएक्शन, NADPH बन रहा है, NADPH जाकर किसको रिड्यूस कर रहा है, CO2 को। तो यहां पानी के टूटने को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं और CO2 की रिडक्शन होकर ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, यही रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्लियर है, सही है। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं एल्गी का रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस कर सकते हैं, एल्गी का रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एल्गी, पहले ये लिख लो, आपने लिखा नहीं होगा, मक्कार हो ना आप, नोट करो। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एल्गी प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ये बताओ। एल्गी प्रोकैरियोट है सर, यूकैरियोट है। ठीक है, एल्गी में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जरा फंजाई रिलेट करो। फंजाई में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल होता था। एल्गी में भी क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन में एक वेजिटेटिव होगा। वेजिटेटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेगमेंटेशन। आप सबको पता है कि फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है। अगर ये एल्गी का फिलामेंट है, ये एल्गी का फिलामेंट है, अगर ये पीसीज में टूट जाए, ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ऐसे हर एक पीस जो है, हर फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट एल्गी में ग्रो कर सकता है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एल्गी में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, ग्रो इनटू न्यू एल्गी। तो ये एक तरीके से वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा सेकंड होता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो कैसे होगा, वो होगा बाई, ध्यान सुनेंगे, बाई स्पोर। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास मान लो ये एक एल्गी है, एल्गी के सेल हैप्लॉइड होते हैं। आ जाओ इस बात पे, एल्गी कैसी होती है, हैप्लॉइड है। ये एक एल्गी है जिसके सारे सेल हैप्लॉइड हैं। हुआ क्या है, इसके किसी एक सेल में, ध्यान देना बेटा, इसके किसी एक सेल के अंदर माइटोसिस होके काफी सारे स्पोर बन गए ऐसे, और उनमें फ्लैजिला है। आप समझ रहे हो, ये क्या बन गए, माइटोसिस हुई है। तो यहां पर इनसाइड सेल क्या हुई है, इनसाइड सेल माइटोसिस हुई है। माइटोसिस होके क्या बनेंगे, जूस्पोर बने। अब कौन बच्चा इस बात को सोच सकता है कि जूस्पोर हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है, क्योंकि एल्गी खुद हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड बनेगा, याद है। अब ये जूस्पोर इसमें से निकल जाते हैं, सेल में से ये जूस्पोर निकल जाते हैं ऐसे, इस तरीके से ये जूस्पोर निकल गए, ये निकल गए, देख बेटा, ये जूस्पोर फ्री हो गए ऐसे। और जब ये जूस्पोर फ्री हो गए तो जूस्पोर क्या है, समझ इस बात को, जूस्पोर का क्या मतलब है, ये इससे फ्री होके नई जगह चले जाएंगे, तो इनको क्या बोल दिया, जूस्पोर बोल दिया। अब हर एक जूस्पोर से मैं एल्गी बना सकता हूं पूरी ऐसे, देख, ये जूस्पोर डिवाइड होके 2 सेल बना देगा और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा क्या बना देगा, ऐसे फिलामेंट बना देगा। आई समझ, आ रही है नहीं आ रही, बोल। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय स्पोर। अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में कौन से स्पोर बनेंगे, सर जूस्पोर बनेंगे। ब्राउन एल्गी में कौन से बनेंगे, सर जूस्पोर बनेंगे। फर्क पता है आपको नंबर ऑफ फ्लैजिला में, जूस्पोर। और अगर बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में क्या फ्लैजिला होता है, नहीं, तो वहां नॉन मोटाइल स्पोर, ए प्लेनोस्पोर। और आपको समझना पड़ेगा कि एल्गी खुद हैप्लॉइड है, वो माइटोसिस करके ये बनाएगी। जूस्पोर हैप्लॉइड है, कितने सेल है, सिंगल सेल है। अगर उसकी माइटोसिस करूंगा तो मेरे पास मल्टी सेलुलर ये फिलामेंट बन जाएगा, तो ये फिलामेंट भी क्या होगा, हैप्लॉइड। हमने यहां पर लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां मियोसिस इन्वॉल्व ना हो। तो आप खुद से देखो, हैप्लॉइड की माइटोसिस से हैप्लॉइड जूस्पोर बने, उसकी माइटोसिस से फिलामेंटस बन गए और फाइनली ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एल्गी के फिलामेंट से जूस्पोर बने, एक सेल से मान लो 500 जूस्पोर बन गए, अब वो 500 जूस्पोर जाकर 500 एल्गी बना देंगे। क्या कहीं पर भी गैमेट्स इन्वॉल्व हुए, नहीं। क्या कहीं पर भी मियोसिस या फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व हुई, नहीं।
हैप्लॉइड एल्गी ने हैप्लॉइड ज़ूस्पोर बनाए और उससे फाइनली क्या हो गई, और फिलामेंट बन गए। इसे हम क्या नाम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब हमारे पास जो पार्ट है जो हमें पढ़ना है वो है ये, हमें रिप्रोडक्शन में बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे और उसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स। तो प्लान ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब एल्गी में लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा ना, उससे लिंक कर ले जाऊंगा ब्रायोफाइट्स को, तो आपको आसानी से ब्रायोफाइट भी समझ में आएगा। पर प्लीज नोट्स बनाइए और साथ के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मुझे चैट में इसके आंसर चाहिए। जैसे ये देखिए, आपको इसका आंसर आएगा कि नहीं। ऑल्दो चैप्टर नहीं कराया अभी पूरा ये वाला टॉपिक, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ये कर पाओगे, मुझे लग रहा है कि आप ये कर पाओगे। इसका आंसर चैट में चाहिए, इसका भी 2 हो गए, बाकी ये इन 2 के, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप चैट में दे दो, ठीक है। और ये भी दे सकते हो, इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप चैट में दो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको आ रहा है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। और फिर इस चैप्टर में बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, बाय।